माँ जी, मैं सोच रही थी कि ये जो शहर वाला नया कॉम्प्लेक्स बना है और ये जो गांव की पुश्तैनी जमीन है, इनके असली कागज किसके पास रहते हैं? मतलब अधिकार किसका है इन पर? बहू, आज अचानक ये कागजों की बात कहाँ से निकल आई? क्या तुझे इस घर में कोई कमी महसूस हो रही है? ये सब इसीलिए तो है कि मेरा कुनबा एक साथ फले फूले। माँ जी, फूलने फूलने की बात पुरानी हो गई। आज के दौर में तो ये देखना पड़ता है कि कल को अगर कोई अलग होना चाहे तो उसके हाथ में क्या बचेगा। आखिर अपनी सुरक्षा भी तो देखनी पड़ती है। क्या बोल रही है बहू? क्या मेरे बेटों अमित और सुमित के मन में कोई खटास आ गई है क्या? अब उन्हें ये छत छोटी लगने लगी है? तभी छोटी बहू पायल वहां दाखिल होती हैं। जैसे वह दरवाजे के पीछे खड़ी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। नहीं मान जी, बात खटास की नहीं है। दीदी का मतलब है कि कल को अगर अनहोनी हो जाए तो पापा जी ने क्या फैसला कर रखा है, किसके हिस्से में क्या आएगा, ये तस्वीर साफ होनी चाहिए। तभी घर के मुखिया दीवान साहब ससुर जी भारी कदमों से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक कठोर अनुशासन था। बहुओं, ये जो साम्राज्य तुम देख रही हो, ये ईंट पत्थर से नहीं, मेरे उसूलों से खड़ा हुआ है। मैंने और तुम्हारी माँ ने पूरी उम्र एक एक पाई इसलिए जोड़ी कि मेरे बच्चे एक साथ रहें। और याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर की एक ईंट भी इधर से उधर नहीं होगी। जो है वो सबका है। जी बाबूजी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस भविष्य की सुरक्षा की बात कर रहे थे। हाँ बाबूजी, चलिए दीदी, हम रात के खाने की तैयारी देखते हैं। दोनों बहुएं वहां से निकल जाती हैं। शांति देवी अपने पति के करीब आती हैं और बहुत धीमी आवाज में बोलती हैं। सुनते हो? ये आज जो हवा चल रही थी, मुझे ठीक नहीं लग रही। ये फिक्र नहीं, ये बंटवारे की आहट है। अरे छोड़ दो शांति, बहुएं हैं, नया जमाना है, थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही होंगी। तुम हमेशा चीजों को नजरअंदाज करते हो। देख लेना, ये दोनों शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। ये आज नहीं तो कल इस घर की जड्डों में तेल जरूर डालेंगी। उधर दोनों बहुएं आपस में खिचड़ी पका रही थीं। देखा पायल, बुढ़े ने कैसे घुमा दिया। साफ साफ कुछ बताते ही नहीं, ना प्रॉपर्टी का पता, ना ये पता कि बैंक में कितना पैसा है। सच में दीदी, हमारे पति दिन रात गधे की तरह खटते हैं। सारा पैसा लाकर इनके हाथ में धर देते हैं, पर बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ एक छत। कल को अगर इन्होंने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? वही तो। और माँ जी को देखो, जैसे तिजोरी की चाबी नहीं, पूरे घर की किस्मत पल्लू में दबा रखी हो। अलमारी उनकी, हुक्म उनका, हमें तो बस बंधुआ मजदूर बना रखा है। धीरे दीदी, कहीं सुन ना लें। सुनना है तो सुन ले, हक मांगना कोई जुर्म थोड़ी है। रात का सन्नाटा गहरा गया था, लेकिन बेडरूमों में नींद गायब थी। कविता अपने पति अमित के कान भरने में जुटी थी। कविता, आज क्या बात हो रही थी? माँ कुछ कह रही थी कि तुम लोग जायदाद के बारे में पूछ रही थी। अरे बस यूं ही पूछ लिया। वैसे अमित, तुमने कभी सोचा है कि पापा जी के नाम जो हाईवे वाला शोरूम है वो किसके नाम जाएगा? सुमित छोटा है, सबका लाडला है, कहीं सब उसे ना मिल जाए। यार ये सब बातें मत किया करो, हम सब साथ हैं, खुश हैं। साथ रहना अलग बात है अमित, और कागजों पर नाम होना अलग। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो सुमित और पायल तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। मैं तुम्हारे और बच्चों के भले की कह रही हूँ, वरना बाद में सिर पीटते रह जाओगे। उधर दूसरे कमरे में पायल ने सुमित को घेर रखा था। सुमित, एक बात बताओ, पापा जी की वो जो शहर वाली अनाज मंडी है वो किसके नाम है? मुझे क्या पता, पापा जी के नाम ही होगी, पर तुम्हें क्या करना है? हैरानी है, तुम्हें अपनी फिक्र ही नहीं है। अमित भैया बड़े हैं, दुनिया उन्हें ही सब कुछ देगी। कल को तुम उनके टुकड़ों पर पलोगे क्या? अपना हक आज ही मांग लो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। पायल, घर में आग लगाने वाली बातें मत करो, मुझे नींद आ रही है। नींद तो तब उड़ेगी जब हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हफ्ता भर यही मानसिक खींचतान चलती रही। रोज रात को कमरों में महाभारत होती और सुबह दोनों भाइयों के उतरे हुए चेहरे सब कुछ बयां कर देते। आखिर एक दिन छत पर दोनों भाई आमने सामने हुए। भैया भाभी क्या कह रही हैं? मेरे यहाँ तो रोज बंटवारे की बात छिड़ रही है। वही हाल मेरे यहाँ भी है सुमित, मैं तो तंग आ गया हूँ। एक काम करते हैं, पापा जी से खुलकर बात करते हैं, जो भी है साफ हो जाए, ताकि ये रोज की किचकिच खत्म हो। ठीक है भैया, कल ही बात करते हैं। रविवार का दिन था। दीवान साहब सोफे पर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी दोनों बेटे आकर सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। पापा जी,
हमें कुछ बात करनी है। हम सोच रहे हैं कि अब घर का बंटवारा कर लिया जाए, मतलब प्रॉपर्टी बांट दी जाए ताकि सब अपने अपने हिसाब से रह सकें। ये तुम बोल रहे हो अमित, या किसी ने पढ़ाया है? सुमित, क्या तू भी यही चाहता है? पापा जी अब घर में चैन नहीं बचा, रोज की चिक चिक, रोज का तनाव, इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। बेटा, हमने ये हवेली इसलिए खड़ी की थी कि तुम दोनों को साथ देख सकें। क्या तुम हमारा बुढ़ापा ऐसे तोड़ोगे? शांति, चुप हो जाओ। ठीक है, बंटवारा होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम दोनों ने वो पूरी कर दी तो मैं अभी वसीयत के कागज वकील को दे दूंगा। कैसी शर्त पापा जी? ससुर जी ने एक ऐसा दाव खेला जिसकी बहुओं ने कल्पना भी नहीं की थी। तुमने कहा कि तुम हमारा बुढ़ापा संभाल लोगी, तो पहले ये साबित करो। अगले 10 दिन के लिए दोनों बेटे शहर वाले पुराने फ्लैट में अकेले रहेंगे। वहां कोई नौकर नहीं होगा, तुम खुद कमाओगे और खुद पकाओगे, मोबाइल भी जमा करना होगा। और तुम दोनों बहुएं यहां हमारे साथ रहोगी। हम देखेंगे कि तुम अकेले बिना अपने पतियों के हमारी सेवा और ये घर कैसे संभालती हो। उसके बाद 10 दिन बहुएं बाहर रहेंगी और बेटे यहां सेवा करेंगे। मंजूर है? बहुओं ने सोचा 10 दिन का ही तो नाटक है, उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। लेकिन 4 दिन बीतते बीतते उनकी सांस फूलने लगी। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। 5 दिन में हमारी रूह कांप गई है। हम आप दोनों को जो 50 साल से एक दूसरे की लाठी बने हुए हैं, उन्हें अलग करने का पाप करने चले थे। हमें जायदाद नहीं, अपना परिवार चाहिए। बहू, 5 दिन में तुम बिखर गई। हम 70 के पार हैं। रात को जब मेरी धड़कन बढ़ती है तो तुम्हारी माँ जी ही अंधेरे में मेरा हाथ थामती हैं। तुम वो हाथ छीनना चाहती थीं। तुम हमें सामान की तरह 6-6 महीने बांटना चाहती थीं। कविता और पायल फूट फूट कर रोने लगी। बेटों को तुरंत वापस बुलाया गया। उस रात जब सब एक साथ मेज पर बैठे तो खाने का स्वाद ही कुछ और था। दीवान साहब ने शांति देवी की तरफ देखा और शांति देवी की आंखों में जीत की चमक थी। आज घर फिर से घर बन चुका था।